नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बज चुके हैं और समय हो गया है आपके पसंदीदा शो यानी कि जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं, तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं जनमत में। तो आइए आज आपको बताते हैं कौन से मुद्दे आपके लिए लेकर आए, क्योंकि हर दिन नए मुद्दे आपके लिए हम लेकर आते हैं और नए मुद्दों पर, हर मुद्दे पर आपको वोट करने का मौका मिलता है। ऐसा नहीं खाली एंकर बोलेगा और आप अपनी राय रखेंगे, नहीं, तो आपको राय रखने का मौका मिलता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में जुड़कर। चलिए, ये मुद्दे हैं जिनके बारे में चर्चा करेंगे। पहला मुद्दा, आलमगीर औरंगजेब। आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने झारखंड में ऐसा क्यों कह दिया और औरंगजेब की याद क्यों आ गई? इसी विषय के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे करप्शन से जोड़ते हुए औरंगजेब तक आलमगीर को ले गए सीएम योगी आदित्यनाथ, उसके बारे में बताएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। ये तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ की बात तो हम करेंगे, आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। और फिर अगला मुद्दा जो होगा वो आपको बताएंगे कि कुछ ही घंटे बाकी कैसे हैं यूएस इलेक्शंस को लेकर भी, जो हमने चर्चा करनी है। बिल्कुल कुछ ही देर में आपको कुछ और जानकारी मिलेगी। अभी फाइनल रिजल्ट तो मैं इसको एग्जैक्टली नहीं कह सकता किस पर मुहर लग जाएगी, इसमें समय लगता है, थोड़ी प्रक्रिया अलग है, लेकिन हम इसको ईजी करने का, इसको सरल करने का प्रयास करेंगे आपके लिए जितना संभव हो। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला मुद्दा जो है वो अलग देश की साजिश का मुद्दा भी इसके बाद कुछ घंटे बाद है। उसके बाद ये भी आपको बताएंगे कैसे अलग देश की साजिश जो है वो भी रची जा रही है। लेकिन खास तौर पर जब अमेरिका की बात की जाती है तो वहां पर अभी जब चुनाव होंगे तो उसका भी अलग देश की साजिश से क्या कुछ लेना देना होगा, वो भी आपको हम बताएंगे कि आप समझने का प्रयास करें कि कैसे अमेरिकी चुनाव का असर अगर मिजोरम में पड़ सकता है क्या, उसका असर श्रीलंका में पड़ सकता है क्या, उसका असर बांग्लादेश में पड़ सकता है। ये सारी बातें आपको जाननी है तो आप बने रहिए और आपको विस्तार से हम बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि थोड़ा ही समय जो है बाकी है इसके बारे में। चलिए, इस ग्राफिक से भी आगे बढ़ते हैं। ये सारी बातें हमने आपको बताई, अगले देश की साजिश भी। अब मंदिर में नमाज वाली जो बात है उसके बारे में भी आपको बताएंगे, कैसे मंदिर में नमाज पढ़ ली गई। मंदिर में नमाज पढ़ने की पहली बात तो अनुमति कैसे मिली और क्या ये कोई बड़ी जिहादी साजिश है, कोई सोच जानबूझकर किया गया, ये भी विस्तार से आपको बताएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे और ये चुनावी संग्राम की बात करेंगे कि भाई किस लेवल पर चुनावी संग्राम जो है वो पहुंच चुका है। चलिए, ये तो आज के मुद्दे थे। अब शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर जो है वो आपसे जुड़ी है, हमसे जुड़ी हुई है, और एक ऐसी खबर है ताकि आप अपनों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को सतर्क रहें कि उनके मित्र कैसे हैं। मित्र बहुत खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि अभी जो हम कुछ पलों में आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे, आप उसको देखकर चौंक जाएंगे और सोचेंगे अगर ऐसे दोस्त हैं तो दुश्मनों की क्या जरूरत, और ऐसे दोस्त जो जानलेवा साबित होते हैं कैसे होते हैं। दरअसल आईटी सिटी बेंगलुरु में दीपावली की रात अजीब तरह से पटाखा फोड़ते समय एक युवक की मौत हो गई। युवक अपने दोस्तों के बहकावे में आकर एक डिब्बे में बम रखता है और फिर उसी पर बैठ जाता है। जैसे ही बम फटा, पूरा डिब्बा उड़ गया। वहीं डिब्बे पर बैठा युवक बुरी तरह से झुलस गया। खास तौर पर उसके प्राइवेट पार्ट जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए। आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। इसमें देखिए कैसे उसको डिब्बे पर बिठा दिया गया, डिब्बे के नीचे बम रखा गया, दोस्तों के द्वारा उसको चैलेंज किया गया कि भाई तू इस पे बैठा रहे, अगर तू बैठा रहेगा तो तेरे को हमें इनाम देंगे। कोई शर्त इनके द्वारा लगाई गई और उस युवक की दर्दनाक मौत में ये चैलेंज जो है, ये शर्त जो है वो तब्दील हो गई, बदल गई। सोचिए उसके प्राइवेट पार्ट्स को कितना भारी नुकसान पहुंचा है कि उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के 2 दिन के दौरान ही, 2 दिन के बाद ही उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने युवक के साथियों को अरेस्ट किया है। पुलिस के मुताबिक मामला कोनान कुंटे के विवर्स कॉलोनी का है। दीपावली की रात यानी 31 अक्टूबर को इस कॉलोनी में शबरीश, नवीन, दिनकर, सत्यवेलु, कार्तिक, सतीश, संतोष आदि युवक आतिशबाजी कर रहे थे, यानी पटाखे फोड़ रहे थे। इस दौरान नवीन, दिनकर, सत्यवेलु, कार्तिक, सतीश, संतोष आदि ने एक डिब्बे में तेज आवाज वाले पटाखे भरे और उस पर शबरीश को बैठा दिया। इसके बाद पटाखों में आग लगा दी गई। देखते ही देखते जोर का धमाका हुआ और डिब्बा जलकर हवा में उड़ गया। वहीं डिब्बे पर बैठा शबरीश भी
बुरी तरह से जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने शबरीश को चुनौती दी थी कि वह पटाखों वाले डिब्बे पर बैठेगा तो वह उसे बाइक चलाने को देंगे। हालांकि शुरू में शबरीश ने मना कर दिया, लेकिन बाइक का लालच और अपने साथियों की चुनौती के आगे उसने हथियार डाल दिए। देखते ही देखते वे पटाखों से भरे डिब्बे के ऊपर बैठ गया। इतने में आरोपितों ने डिब्बे में आग लगा दी। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसीलिए मैं कहूंगा, ये वीडियो आपको हम बार बार दिखा रहे हैं, लेकिन ये सचेत करने के लिए दिखा रहे हैं। अब विचलित आप हो सकते हैं, लेकिन ऐसा दोबारा ना हो, इसीलिए ये संदेश आपके लिए, क्योंकि जनमत में आपके हित के मुद्दे हम उठाते हैं, जनमत में आपके हित की बात करते हैं, और ऐसे लोगों से आपको सचेत करने का जो हमारा प्रयास होता है वो करना हमारी जिम्मेदारी है, और हमने वही किया। ऐसे दोस्तों से सावधान रहिए, ऐसे लोगों से सावधान रहिए। चलिए, ये मुद्दा हमने आपको इसलिए बताया ताकि आप सचेत रहें और अपने बच्चों की और अपने दोस्तों के बारे में जानकारी लें कि भाई वो क्या आपके वाकई हित में हैं या हित में नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। ये भी मुद्दा आपसे ही जुड़ा है। जनमत में दोनों ये मुद्दे पहले आपके हित से सीधा जुड़े हुए हैं, पीपल कनेक्ट वाले मुद्दे हैं। क्यों हैं? आपके बच्चों से जुड़ा हुआ मुद्दा। अगर आपके बच्चे हैं तो ध्यान से इसको देखिएगा। आपका बच्चा कुछ ऐसा ना खा रहा हो कि उसकी जान चली जाए। कानपुर का मामला है, जहां पर बच्चा, सोचिए, यूपी के कानपुर से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, और अगर आपका बच्चा भी वैसा ही कुछ खा रहा है तो आप भी सावधान हो जाइए। बीते रविवार को गले की श्वास नली यानी सांस की नली में टॉफी फंसने से, टॉफी जो खाते हैं बच्चे, टॉफी फंसने से 5 साल के बच्चे की तड़प कर, सोचिए, बुरी तरीके से बेचारे बच्चे की, 4 से 5 वर्ष का मासूम था वो, उसकी मौत हो गई। और किस चीज से मौत हो गई? बच्चे की हालत बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल में ले गए, लेकिन सही इलाज नहीं मिल सका। सोमवार को जब मामला संज्ञान में आया तो पुलिस बच्चे के घर पहुंची, लेकिन परिजनों ने बिना पोस्टमार्टम कराए अंतिम संस्कार जो है वो कर दिया। अब आप ये तस्वीरें देखिए, मैं जिसकी बात कर रहा था, कौन सी वो चीज़ है जिसके चक्कर में बच्चे की मौत हो गई? ये वो टॉफी है। बर्रा थाना क्षेत्र स्थित जरोली फेज 1 निवासी राहुल कश्यप सोफा कारीगर हैं। रविवार को उनके बेटे अभिवंत ने पड़ोस की दुकान से टॉफी ली थी। टॉफी खाते ही उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। बच्चे ने परिजनों को इशारे में बताया कि गले में टॉफी फंसी हुई है। उसे पानी पिलाया गया, लेकिन टॉफी गले के नीचे नहीं उतर पाई। ये टॉफी अगर आपका बच्चा खा रहा है तो अभी सतर्क हो जाइए। आपके आस पड़ोस की दुकान में अगर ये टॉफी मिल रही है तो अभी सतर्क हो जाइए। ये गले में चिपक जाती है, और ये ऐसी चिपक जाती है कि भाई वो गले में फंसेगी। आप पानी भी पिएंगे तो भी वो नीचे नहीं उतरेगी, ऐसी संभावना है, क्योंकि इसको बनाया ही इस तरीके से गया है। और ये बच्चों की श्वास की नली में यानी सांस की नली में फंस जाती है। श्वास की नली बंद हो सकती है, और उसकी वजह से इस मामले में बच्चे को ज्यादा दिक्कत होने लगी। परिजन बच्चे को लेकर इस अस्पताल से उस अस्पताल लेकर घूमते रहे, लेकिन दोनों ही अस्पतालों में उसे इलाज नहीं मिल सका। इसके बाद परिजन उसे, आप सोचिए, सर्वोदय नगर स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बर्रा चौकी इंचार्ज दीपक गिरी ने बताया कि परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है। गले में खाने और सांस लेने की नली एक ही होती है, इसलिए किसी भी चीज को चबा कर खाने की सलाह दी जाती है। चॉकलेट, टॉफी, च्युइंगम या किसी चिपचिपी चीज खाने पर उसे चबा पाना मुश्किल होता है। उसके गले में फंसने से गला चोक हो सकता है, यानी फंदा लग सकता है। इससे ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है। इसलिए छोटे बच्चों को चिपचिपी टॉफी और च्युइंगम देने से परहेज करना चाहिए। ये आपके बच्चों की हक की लड़ाई है जिसको हम लड़ रहे हैं। हमारे पास और भी मुद्दे थे, लेकिन मैंने प्रयास किया सबसे पहले जनता के हित के मुद्दे को हम ऊपर रखेंगे। अगर ये टॉफी आपको आस पड़ोस में दिखती है तो ना बच्चों को खिलाइए और ना खुद खाइए, क्योंकि इसने जान ली है हाल ही में गले में फंसने के चक्कर में। जबकि बच्चे ने पानी बच्चे को पिलाया गया, फिर भी ये टॉफी जो है वो नहीं उतरी। सतर्क रहिए, ऐसा पहला मामला नहीं है, पहले भी ऐसे ही कोई कंपनी कोई भी हो सकती है, लेकिन मामला इसी टॉफी से जुड़ा हुआ है, इसी आकार की चॉकलेट से, कह लीजिए कैंडी से है, जुड़ा हुआ है। चलिए, ये मुद्दा तो हमने आपको बताया। अब अगले मुद्दे की ओर भी रुख करने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे झारखंड चुनाव की, जहां झारखंड चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ बयानबाजियां उन्होंने की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान महागठबंधन पर जोरदार हमला बोला है। सीएम योगी ने हेमंत सोरेन सरकार के एक पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की तुलना मुगल शासक औरंगजेब से की है। कोडरमा में मंगलवार को एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एक आलमगीर आलम औरंगजेब था जिसने हमारे देश को लूटा था और मंदिरों को तोड़ा था। उन्होंने आगे कहा कि एक झारखंड की सरकार में मंत्री आलमगीर आलम था जिसने गरीब लोगों को खूब लूटा। यूपी के सीएम ने कहा कि आलमगीर आलम और उसके रिश्तेदारों के घर से बड़ी मात्रा में नोटों की गड्डियां बरामद की गई थी। साथ ही महागठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड खनिज संपदाओं से परिपूर्ण प्रदेश है, लेकिन आज इसे झामुमो, कांग्रेस और राजद ने लूटकर प्रदेश बना डाला है, ऐसा प्रदेश बना डाला है। उन्होंने कहा कि पहले औरंगजेब ने देश लूटा था, उसी प्रकार यहां के मंत्री आलमगीर आलम ने झारखंड का पैसा लूटा था। उन्होंने कहा कि देश में जहां भी बीजेपी की सरकार है वह प्रदेश संसाधनों से परिपूर्ण है। हरियाणा विधानसभा की तरह झारखंड में भी प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा देश की सुरक्षा, स्वाभिमान, रोजगार, महिला सशक्तिकरण की गारंटी है। भाजपा विकास और विरासत के बीच समन्वय की गारंटी है, वो भी है। आज आप पीएम मोदी के नेतृत्व को देख रहे हैं। आपने अयोध्या में 500 साल बाद दीपोत्सव का भव्य आयोजन भी देखा होगा। हर भारतवासी के लिए इससे ज्यादा सम्मान और क्या हो सकता है। योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठ पर हमला करते हुए कहा कि जब से झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडी गठबंधन की सरकार आई है तब से यहां घुसपैठ शुरू हो गई है और जनसांख्यिकी बदलने लगी है। यहां तक कि दुर्गा पूजा या रामनवमी के जुलूसों के दौरान भी पथराव होता है। मैंने लोगों से कहा कि चाहे वो पत्थरबाज हों या उपद्रवी, उनके लिए एक ही समाधान है, वह है भाजपा को लाना। किस प्रकार योगी आदित्यनाथ जी ने बयान दिए, वो सारे बयान आपको सुनाते हैं। रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। भारतीय जनता पार्टी देश की सुरक्षा की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी देश के स्वाभिमान की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी युवाओं के रोजगार की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए सम्मान और स्वावलंबन की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी विरासत और विकास के समन्वय की गारंटी भी है। याद करिए अयोध्या से तो मैं आया हूं ना। कितने लोग अयोध्या गए हैं? आप लोग एक बार अयोध्या आइए। मैं अन्नपूर्णा देवी जी से कहूंगा, वे यूपी के अंदर चुनाव के अंदर सहप्रभारी के रूप में विधानसभा चुनाव के अंदर काम कर रही थी। पूरे यूपी के अंदर घूमिए, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया था। और मैं आप सबसे कहूंगा, चुनाव के बाद एक बार वो आपको लेकर के अयोध्या पहुंचे। अयोध्या की गारंटी बाकी हम लोग के लिए। एक बार देखिए आप अयोध्या धाम को। बहन और भाइयों, जब ये कांग्रेस के लोग थे ना, अयोध्या में कितनी दुर्व्यवस्था थी। बिजली नहीं मिलती थी, सड़क सिंगल लेन की थी, गंदगी रहती थी, अराजकता थी, कोई किसी को पूछता नहीं था। और राम मंदिर निर्माण न हो इसके लिए इनके द्वारा बार बार रोडे अटकाए जाते थे। आज तो आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व मिला। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद अभी भव्य दीपोत्सव का आयोजन भी आपने देखा होगा। कितना भव्य दीपोत्सव अयोध्या में हुआ था। 500 वर्षों के बाद प्रभु रामलला अपने धाम में विराजमान हो गए। हर भारतवासी का सीना गर्व के साथ आज चढ़ा हुआ है इस बात को लेकर के कि हमारे प्रभु राम अपनी जन्मभूमि पर 500 वर्षों के बाद फिर से विराजमान हो चुके हैं। हर भारतवासी के लिए इससे ज्यादा सम्मान और क्या हो सकता है कि जब से ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडी गठबंधन की सरकार झारखंड के अंदर आई है, तब से इसने यहां पर घुसपैठ प्रारंभ करवा दिया है।
यहां की डेमोग्राफी को चेंज करना प्रारंभ कर दिया है। और यही नहीं, चाहे वह दुर्गा पूजा हो या रामनवमी के जुलूस, उन पे पथराव होते हैं। शासन भी हमारे जुलूस और हमारी शोभा यात्रा को निकालने से रोकती है और उपद्रवियों को प्रश्रय देती है। तो मैंने उन लोगों से कहा, ये पत्थरबाज हो या उपद्रवी, इन सब का उपचार केवल एक है, और वह है भाजपा को लाइए और सुरक्षित यात्रा को आगे बढ़ाइए। बहनों और भाइयों, कोई संदेह नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत एक नए भारत का दर्शन कर रहा है, जिसमें समृद्धि भी है तो सुशासन भी है, जिसमें विकास भी है और विरासत भी है। बहनों और भाइयों, इसके साथ ही जो यहां पर भर्तियां ये नहीं कर पाए थे, सरकारी नौकरी नहीं दे पाए थे, पहले ही कैबिनेट में निर्णय लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कहा है उन युवाओं के लिए नौकरी का पिटारा लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी झारखंड के अंदर ही लेकर के आएगी। झारखंड के अंदर 5 साल में 5 लाख नौजवानों के लिए नए रोजगार उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम को भी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाने की बात कर रही है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए, भारतीय जनता पार्टी देश की सुरक्षा की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी देश के स्वाभिमान की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी युवाओं के रोजगार की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए सम्मान और स्वावलंबन की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी विरासत और विकास के समन्वय की गारंटी भी है। याद करिए, अयोध्या से तो मैं आया हूं ना। कितने लोग अयोध्या गए हैं? आप लोग एक बार अयोध्या आइए। मैं अन्नपूर्णा देवी जी से कहूंगा, वे यूपी के अंदर चुनाव के अंदर सहप्रभारी के रूप में विधानसभा चुनाव के अंदर काम कर रही थी। पूरे यूपी के अंदर घूमी, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया था। और मैं आप सबसे कहूंगा, चुनाव के बाद एक बार वो आपको लेकर के अयोध्या पहुंचे। अयोध्या की गारंटी बाकी हम लोग के लिए। एक बार देखिए आप अयोध्या धाम को। बहनों और भाइयों, जब ये कांग्रेस के लोग थे ना, अयोध्या में कितनी दुर्व्यवस्था थी। बिजली नहीं मिलती थी, सड़क सिंगल लेन की थी, गंदगी रहती थी, अराजकता थी, कोई किसी को पूछता नहीं था। और राम मंदिर निर्माण न हो, इसके लिए इनके द्वारा बार बार रोड़े अटकाए जाते थे। आज तो आप देख रहे होंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व मिला। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद अभी भव्य दीपोत्सव का आयोजन भी आपने देखा होगा। कितना भव्य दीपोत्सव अयोध्या में हुआ था। 500 वर्षों के बाद प्रभु रामलला अपने धाम में विराजमान हो गए। हर भारतवासी का सीना गर्व के साथ आज चढ़ा हुआ है इस बात को लेकर के कि हमारे प्रभु राम अपनी जन्मभूमि पर 500 वर्षों के बाद फिर से विराजमान हो चुके हैं। हर भारतवासी के लिए इससे ज्यादा
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। प्रचार में विकास की, मुद्दे की, जनता की बात करनी चाहिए। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसी बातें बोली जाती हैं। वहीं इस बयान पर झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा, बंटने और कटने की नीति उनकी है, हमारी जोड़ने और जीतने की नीति है। हम उसी पर काम करते हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने और क्या प्रतिक्रियाएं हैं, वो अभी आपको सुनाते हैं। बांटने और काटने की नीति उनकी है, हमारा है जोड़ने और जीतने की नीति। इसलिए हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं। हम जुड़ने और जीतने का नाम लेकर के उसी नीति पर काम करते हैं और उसी नीति को लेकर जनता को साथ देते हैं। तो चुनाव के टाइम पर ऐसे ही बातें करते हैं। अपने 10 साल के कार्यों का डिटेल नहीं देंगे। झारखंड के लिए क्या किया, झारखंड का पैसा रोका, झारखंड के सिक्किमों का पैसा रोका, उसकी बात नहीं करेंगे। वो पूछो उसको। नहीं, इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। जो प्रचार करने आते हैं उनको विकास की, मुद्दे की, जनता की बात करनी चाहिए। ये जानबूझ के लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस बातें बोली जाती हैं। ये जो जिसने बोला आप उनसे पूछिए। चलिए आपको बता दें कि झारखंड के विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को होने जा रहा है। दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को वोटिंग की जाएगी। प्रदेश में विधानसभा की 81 सीटें हैं। इन सभी पर चुनाव का परिणाम 23 नवंबर को जारी किया जाएगा। चलिए आपने खबर देखी, खबर पर पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा है वो भी आपको बता देते हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ ही पलों में कि भाई आपने क्या उत्तर दिया है। योगी का चुनाव पर पड़ेगा असर गहरा, ये हमने आपसे प्रश्न पूछा। 97% 97% लोगों ने कहा हाँ, 3% लोगों ने कहा ना। बहुमत ये मानती है योगी का चुनाव पर पड़ेगा गहरा असर। उत्तर प्रदेश के मदरसा एक्ट पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने उस यूपी मदरसा एक्ट को मान्यता दे दी जिसे इलाहाबाद प्रयागराज हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था। कोर्ट ने, आप सोचिए, प्रयागराज हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए 2004 के उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की वैधता बरकरार रखी और कहा कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता। न्यायालय ने प्रयागराज हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज किया जिसमें उसने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को खारिज कर दिया था और राज्य से छात्रों को अन्य विद्यालयों में भर्ती करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार मदरसों में क्वालिटी एजुकेशन के लिए रेगुलेट कर सकती है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने यह फैसला सुनाया। लेकिन हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे इस फैसले का सही मतलब क्या है। लेकिन उससे पहले अब इस फैसले पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने कहा, कोर्ट के फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं। सरकार अल्पसंख्यक बच्चों को पढ़ने के लिए मदरसा बोर्ड को 800 करोड़ रुपए देती है। प्रबंधक आपस में लड़ते हैं और पढ़ाई नहीं होती है। प्रयागराज से खबर आई थी कि मदरसे में नकली नोट छापे जा रहे हैं। 1 लाख रुपए तनख्वाह पाने वाले शिक्षक ये नहीं बता पाता है कि विद्यालय में कितने बच्चे हैं। ऐसे ही लोगों की जांच हो रही थी। जांच में जो दोषी होता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो उस पर कार्रवाई हो। मदरसा बोर्ड को केवल अपना काम करना चाहिए। इसी निर्णय पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, मैं सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत करता हूं। बच्चों के भविष्य को देखते हुए समाज के अंदर एक संदेश गया है। इस समय यह सर्वोच्च न्यायालय का बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं, सारी प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं। कोर्ट के फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो संविधान में व्यवस्था दिया उस संविधान के तहत फैसला आया है। उस फैसले में हम लोगों को क्या कहना है, जो मदरसा बोर्ड बना है, सरकार 800 करोड़ रुपया देती है अल्पसंख्यक बच्चों को पढ़ाने के लिए हर साल तनख्वाह 800 करोड़। और ये मुसलमानों के दुश्मन मुसलमान ही हैं। वो प्रबंधक जो हैं आपस में लड़ते हैं, अब पढ़ाते नहीं हैं। आपने देखा होगा प्रयागराज में कि मदरसा में नकली नोट छप रही है। मदरसा खुला है पढ़ाने के लिए, न कि आपको नकली नोट छापने के लिए। आपने अभी संत कबीर नगर में देखा कि उस वीडियो को अगर देखा होगा तो 80,000 तनख्वाह पाने वाला अपने प्रिंसिपल का नाम नहीं बता रहा है मास्टर। विद्यालय में कितने बच्चे हैं, 1 लाख रुपया महीना तनख्वाह पाने वाला अध्यापक नहीं बता पा रहा है कि बच्चे हमारे क्लास में कितने हैं।
तो ये ऐसे लोगों की जांच हो रही थी। जांच में अगर जो दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो निर्दोष है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट तो कहा है, कई चीजें उसमें छोड़ा है कि अगर ये चीजें हरकतें होती हैं तो फिर उस पर कार्रवाई हो। मदरसा बोर्ड अपनी जगह कायम है, मदरसा बोर्ड अपना काम करे, जिस मकसद से बना है वो मकसद करे, नकली नोट न छापे। कि मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत करता हूं और निश्चित तौर से सब जो आज मदरसा एक्ट जो पुराना बना था उसको उन्होंने एज इट इज रहने दिया। निश्चित तौर से बच्चों के भविष्य को देखते हुए समाज के अंदर एक संदेश जो जा रहा मतलब गया कि भाई सब लोग जुड़कर एक साथ मिलकर काम करें, और निश्चित तौर से भी इस समय ये निश्चित मैं समझता हूं कि बहुत ही स्वागत योग्य कदम है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के। अब आपको बताते हैं कि मदरसा एक्ट पर कोर्ट ने क्या कहा है और ये मदरसा एक्ट क्या है, इसने किसने कब और क्यों बनाया था इसको, इसके बारे में आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने का प्रयास करेंगे। मदरसा एक्ट पर एससी का फैसला और टिप्पणी, ये देखिए, यूपी मदरसा एक्ट संवैधानिक रूप से सही है, ये कोर्ट की टिप्पणी है। मदरसा एक्ट संविधान का उल्लंघन नहीं है, ये भी बात ये सामने आ रही है। और फिर ये कह रहे हैं कि प्रयागराज हाईकोर्ट यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट जिसको कहते हैं उसका फैसला सही नहीं था। तो ये बात आप देख लीजिए, ये थोड़ा सा लोगों को लग रहा है, मुसलमानों को लग रहा था कि भाई उनके हित की बात हो गई, मदरसे वालों को मदरसा बोर्ड डिग्री नहीं दे सकता। लेकिन ये बात आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये झटका भी लगा है कि भाई आप डिग्री नहीं दे सकते। ये इसमें एक मेजर पॉइंट है कि भाई जो डिग्रियां वो दिया करते थे उस पर अब यहाँ पर रोक है कि भाई वो डिग्री वैध नहीं है, क्योंकि बाहर आप नहीं, जब चलती नहीं तो आप दे कैसे सकते हैं। फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये व्यवस्था देकर गलती की कि मूल ढांचे यानी कि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने के कारण उत्तर प्रदेश मदरसा कानून को खारिज करना होगा। ये बात आप समझ लीजिए। तो उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की विधायी योजना मदरसों में दी जा रही शिक्षा के स्तर के मानकीकरण के लिए है। अब धार्मिक शिक्षा कोई समस्या नहीं है, शिक्षा व्यापक आधार वाली हो, ये उनकी तरफ से कहा गया है कि भाई शिक्षा जो है वो व्यापक आधार वाली हो और आवश्यक विषयों को भी वहां पर पढ़ाया जाए। आवश्यक जो विषय हैं उनको पढ़ाया जाना चाहिए, ये आवश्यक है, जरूरी है, और पूरे कानून को रद्द करना ठीक नहीं है। अल्पसंख्यकों के लिए अलग स्टाइलो नहीं है, कई सालों की संस्कृति को खत्म नहीं किया जा सकता, ये बात उनकी तरफ से कहा जा रहा है। अब यूपी बोर्ड मदरसा एक्ट क्या है ये भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं। मदरसा शिक्षा को व्यवस्थित करने का कानून है ये एक्ट की अगर बात की जाए। फिर 2004 में मुलायम सरकार ने इसको बनाया था कानून, तो मुलायम सरकार में 2004 में बनी थी। इसमें अरबी, उर्दू, फारसी की शिक्षा देने का मकसद था, ये इसका एजेंडा था। अरबी की शिक्षा देंगे, उर्दू की देंगे, फारसी की शिक्षा देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, यूजी यानी कामिल और पीजी यानी फाजिल डिग्री देने की ताकत अब ये नहीं दी जा सकती। इससे आगे बढ़ेंगे जो प्लेट में कामिल और फाजिल डिग्री देने की ताकत थी, अब ये हटा दी गई क्योंकि ये डिग्री वैध नहीं है, तो डिग्री नहीं दे सकते। डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स की शक्तियां थी, ये यहां पर थी। उसके बाद आगे बढ़ के बताएं तो मुंशी मौलवी यानी 10वीं कक्षा के इम्तिहान का जिम्मा था इसमें। और फिर 10वीं की बाद जो अगली शिक्षा की बात की जाती है मेजर बोर्ड्स के हिसाब से आलिम यानी 12वीं के इम्तिहान की जिम्मेदारी थी। हर कोर्ट के लिए शिक्षण सामग्री तय करने का जिम्मा ये भी इसमें था। चलिए अब और बताते हैं क्या है यूपी मदरसा कानून। अब ये भी आप जान लीजिए, 2004 में मुलायम सरकार ने यूपी मदरसा एक्ट बनाया था। कानून के तहत मदरसा बोर्ड का गठन हुआ था। कानून का मकसद मदरसों की जो शिक्षा व्यवस्था उसको बेहतर करना था और मदरसे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आए थे। बात करेंगे कनाडा में मंदिर में हिंदुओं पर हमले की। कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर हमले के बाद जगह जगह इस घटना के खिलाफ रोष जाहिर किया जा रहा है। पुलिस ने 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया है, मगर इससे हिंदुओं की नाराजगी शांत नहीं है। उन्होंने कनाडा में मार्च निकाल अपनी सुरक्षा के लिए चिंता जाहिर की है। इस दौरान जोर जोर से नारेबाजी हुई। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, मैं कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हमारे राजनयिकों को डराने की कायराना कोशिशें भी उतनी ही भयावह हैं।
हिंसा के लिए, हिंसा के ऐसे कृत्य भारत के संकल्प को भी कभी कमजोर नहीं कर पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि कनाडा सरकार न्याय सुनिश्चित करेगी और कानून का जो शासन है उसको कायम रखेगी। मालूम हो कि हिंदू मंदिर में श्रद्धालुओं पर खालिस्तानी हमले के बाद कनाडा में हिंदू समुदाय के हजारों लोग भी सड़कों पर उतरे दिखे। इस दौरान उन्होंने मार्च निकालते हुए खुलेआम खालिस्तान मुर्दाबाद और जय श्री राम के नारे लगाए। मार्च की वीडियो सोशल मीडिया पर हर जगह मौजूद है। कनाडाई हिंदू संगठन कोएलिशन ऑफ हिंदू ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, हिंदू मंदिरों पर लगातार हो रहे हमलों के खिलाफ 1000 से ज्यादा कनाडाई हिंदू ब्रैम्पटन में इकट्ठा हुए हैं। कल रविवार को पवित्र दीपावली वीकेंड के दौरान इस तट से दूसरे तट तक कनाडा के हिंदू मंदिरों पर हमला किया गया। हम कनाडा से इस हिंदू फोबिया को तुरंत रोकने के लिए कहते हैं। बता दें कि 3 नवंबर को हिंदू सभा मंदिर में भारतीय काउंसलर कैंप चला रहा था। इस बीच खालिस्तानियों की भीड़ आई और उन पर हमला बोल दिया। इस दौरान बच्चे और महिलाएं भी निशाना बनाई गईं। घटना के बाद पुलिस ने इस मामले में अब तक 3 गिरफ्तारियां की हैं। वहीं एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड भी किया गया है। हिंसा मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान मिसिसॉगा के 43 वर्षीय दिलप्रीत सिंह बेंस, ब्रैम्पटन के 23 वर्षीय विकास और मिसिसॉगा के 31 वर्षीय अमृतपाल सिंह के तौर पर हुई है। अब बड़ी बात यह भी है कि इस हमले में पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। ये भी सामने आया है, एक पुलिसकर्मी भी इसमें शामिल था। कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर के बाहर खालिस्तानियों के विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले कनाडाई पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है। पील रीजनल पुलिस के अधिकारियों के हवाले से सीबीसी कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने अपनी रिपोर्ट में इसका दावा किया है। निलंबित पुलिसकर्मी की पहचान हरिंदर सोही के रूप में हुई है। वे खालिस्तान का झंडा पकड़े हुए कैमरे में कैद हो गया था। सोही पील रीजनल पुलिस में सार्जेंट के पद पर तैनात है। पील रीजनल पुलिस ने कहा कि भाई हमने इंटरनेट पर वायरल उस वीडियो का संज्ञान लिया है जिसमें एक ऑफ ड्यूटी पुलिसकर्मी को सक्रिय रूप से हिंदू सभा मंदिर के बाहर हुए प्रदर्शन में भाग लेते हुए देखा गया है। पील पुलिस के मीडिया रिलेशन ऑफिसर रिचर्ड चिन ने सीबीसी को बताया कि इस पुलिसकर्मी को कम्युनिटी सेफ्टी एंड पुलिसिंग एक्ट के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर सस्पेंड किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि विभाग इस घटना से जुड़ी परिस्थितियों की जांच कर रहा है और जांच पूरी होने के बाद आगे की जानकारी साझा करेगा। इस बीच विदेश मंत्री MEA एस जयशंकर ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे कनाडा में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के बारे में बेहद चिंतित हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस हिंसा में शामिल लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा और उन पर मुकदमा चलेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हम कल ओंटारियो के ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में चरमपंथियों और अलगाववादियों द्वारा की गई हिंसा की निंदा करते हैं। हम कनाडा सरकार से यह सुनिश्चित करने की मांग करते हैं कि सभी पूजा स्थलों को ऐसे हमले से बचाया जाए। चलिए हम आपको सुनाते हैं कि एस जयशंकर जी ने इस मामले पर क्या कहा था, वो भी जरा ध्यान से सुनिए। And yesterday at the Hindu temple in Canada was obviously deeply concerning, and you would have seen the statement first by our official spokesperson and also the expression of concern by our Prime Minister yesterday. So that should, I think, convey to you how deeply we feel about it. देखिए, पीड़ादायक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदुओं को कनाडा में या कहीं पर भी अपनी आस्था का पर्व मनाने का अधिकार है और जैसा माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है, ये सरकार का दायित्व है सुरक्षा दे और ये हम अपेक्षा करेंगे कि दुनिया इस बात का ध्यान दे किस तरह से कुछ तत्व जानबूझकर तनाव पैदा करने की कोशिश करें। चलिए इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता दें कि हिंदुओं के खिलाफ कनाडा रच रहा है कोई गहरी साजिश। ये प्रश्न जब हमने आपसे पूछा तो 83% लोगों ने कहा हाँ, 17% लोगों ने कहा ना। बहुमत ये मानता है कि हाँ, हिंदुओं के खिलाफ कोई गहरी साजिश रच रहा है कनाडा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब आप बात करेंगे उस मुद्दे की जिसकी बात हर कोई कर रहा है, यानी कि अमेरिकी चुनाव की। अब बात अमेरिकी चुनाव की जहां मतदान जारी है और कुछ ही घंटों में ये साफ हो जाएगा कि सुपर पावर का सुपर प्रेसिडेंट कौन होगा। हालांकि थोड़ा उसमें समय और लग सकता है। आज अमेरिकी चुनाव का बड़ा दिन है और आज ही तय होगा कि अमेरिका के सत्ता की बागडोर किसके हाथों में जाएगी।
पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे या डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार और मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस राष्ट्रपति बनेंगी। दोनों उम्मीदवारों के बीच में कड़ी टक्कर चल रही है। आज चुनाव है और ये कहना बेहद मुश्किल है कि अब भी आगे कौन चल रहा है, अभी कौन आगे है। कहीं कमला आगे चल रही हैं तो कहीं डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कड़ी टक्कर बताई जा रही है। चुनाव में चाहे ट्रंप जीतें या फिर कमला हैरिस, नतीजों पर दूरगामी असर पड़ने की उम्मीद है। अब भारत की बात करते हैं कि भारत अमेरिकी चुनाव के रिजल्ट को किस नजरिए से देखेगा। भारत की उम्मीद और जो अपेक्षाएं हैं क्या हैं और भारत पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। बता दें कि 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में जब जो बाइडेन की जीत हुई थी तब उन्हें सबसे पहले बधाई देने वालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। बीते कुछ सालों में भारत और अमेरिका के रिश्ते स्थिर ही रहे हैं। भारत के लिहाज से ट्रंप का चुनाव जीतना ज्यादा फायदेमंद है, वो इसलिए क्योंकि बाइडेन की विदेश नीति की वजह से रूस चीन के ज्यादा करीब जा रहा है, जबकि भारत ऐसा नहीं चाहता। ट्रंप सरकार बनने से रूस और अमेरिका के रिश्ते सुधर सकते हैं। इससे वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति मजबूत होगी। हालांकि ट्रंप जीतेंगे या फिर कमला हैरिस, दोनों ही भारत को अपने साथ रखेंगे, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में भारत ही है जो चीन का मुकाबला कर सकता है। चीन का दबदबा कम करने के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत है। बात करें दुनिया में चल रहे युद्ध की तो अमेरिकी चुनाव के रिजल्ट आने के बाद गाजा की लड़ाई से लेकर यूक्रेन की जंग तक बहुत कुछ बदल सकता है। अगर ट्रंप की जीत होती है तो रूस और यूक्रेन की लड़ाई का रुख बदल सकता है। ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने की बात करते हैं और वो कर भी सकते हैं, ऐसा मैं भी मानता हूं। वहीं अगर कमला हैरिस जीतती हैं तो बाइडेन की नीतियां जारी रहेंगी। इसी तरह गाजा में चल रही जंग पर भी, युद्ध पर भी फर्क पड़ सकता है। कमला हैरिस इजराइल के साथ खड़ी तो हैं, जबकि ट्रंप खुलेआम कह चुके हैं कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू जो करना चाहते हैं वो करें। हालांकि ट्रंप दावा करते हैं कि वो राष्ट्रपति बने तो मध्य पूर्व में शांति ला देंगे। लेकिन ये तो हुई चुनाव की बात। लेकिन अब आपको एक रोचक बात बताते हैं। दिलचस्प बात यह है कि क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में हर बार चुनाव नवंबर में ही क्यों होते हैं। और इससे भी बड़ी बात यह कि ये चुनाव नवंबर के पहले मंगलवार, यानी आज का दिन जो है ट्यूसडे, उसको ही क्यों होता है, मंगलवार को ही क्यों कराए जाते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए सिर्फ एक दिन वोटिंग होती है। वहां हर 4 साल पर नवंबर माह के पहले मंगलवार को मतदान करने की परंपरा है। लेकिन ये परंपरा कब और कैसे शुरू हुई, इसके बारे में लोगों को कम जानकारी है। आइए आज आपको बताते हैं कि पूरा अमेरिका आखिर एक साथ नवंबर के पहले मंगलवार को वोट क्यों डालता है। अमेरिका में यह नियम है कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव नवंबर के पहले मंगलवार को होगा, जैसा कि अमेरिकी संविधान में कहा गया है। नवंबर में सोमवार पहले हफ्ता में के बाद आने वाले पहले मंगलवार को मतदान करने की परंपरा लगभग 180 साल पुरानी है। उस समय राज्यों के पास मतदान कराने के लिए 34 दिनों का समय होता था और दिसंबर के पहले बुधवार तक मतदान कराना होता था। लेकिन इससे समस्याएं पैदा हुई। अमेरिका की चुनावी प्रक्रिया भारत की तरह सेंट्रलाइज्ड नहीं है। संघीय चुनाव आयोग अभियान वित्त कानूनों की देखरेख करता है, जबकि राज्य और स्थानीय प्राधिकरण चुनाव प्रक्रिया का प्रबंधन करते हैं। हर राज्य मतदाता पात्रता से लेकर बैलेट डिजाइन और मतगणना प्रक्रियाओं तक को लेकर अपने चुनाव नियम तय करता है। इस वजह से मतदान और मतगणना प्रक्रिया पूरे देश में बड़े पैमाने पर अलग हो सकती है। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव की तारीख पूरे देश में एक ही रहती है, नवंबर का पहला मंगलवार। 19वीं सदी के मध्य तक अमेरिका के हर राज्य में अलग अलग दिन वोटिंग हुआ करती थी, बशर्ते कि मतदान दिसंबर में इलेक्टोरल कॉलेज की बैठक से पहले करा लिया जाए। 1844 में राष्ट्रपति चुनाव नवंबर की शुरुआत से लेकर दिसंबर तक चले थे। कुछ लोगों को लगा कि यह व्यवस्था उतनी कारगर नहीं है। इसके बाद 1845 में अमेरिकी कांग्रेस ने एक अधिनियम पारित किया। उस कानून के जरिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की तारीख तय कर दी गई। अधिनियम में कहा गया है कि यह तारीख नवंबर महीने के पहले सोमवार के बाद आने वाले मंगलवार को होनी चाहिए। लेकिन मंगलवार ही क्यों चुना गया और नवंबर का पहला मंगलवार ही क्यों, इसकी भी अपनी कहानी है। उस दौर में अमेरिका एक नया देश था, उसे अस्तित्व में आए 100 साल भी नहीं हुए थे। अधिकतर आबादी खेती करती थी। नवंबर का महीना इसलिए चुना गया क्योंकि यह वसंत के व्यस्त बुआई सीजन का या फिर कहिए शरदकालीन फसल के सीजन में नहीं पड़ता था। साथ ही ये ठंड आने से पहले आता था। अधिकतर किसान दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में रहते थे, जो शहरों के पोलिंग सेंटर्स से काफी दूर थे। यानी उन्हें वोट डालने के लिए लंबा सफर तय करना पड़ता था, जिसमें उन्हें एक दिन लग जाता था।
चुनाव का दिन तय करने के लिए बड़ी माथापच्ची की गई। रविवार इसलिए नहीं चुना जा सकता था क्योंकि ईसाई उस दिन चर्च जाते हैं। बुधवार को बाजार लगते थे तो उस दिन किसान फसलें व अन्य सामान बेचने में व्यस्त रहते थे। लोग रविवार और बुधवार को यात्रा भी नहीं कर पाते, इसलिए सोमवार या गुरुवार को चुनाव रखने का विचार भी त्याग दिया गया। मंगलवार हर लिहाज से जो सही था, एक अच्छा दिन बैठ रहा था, इसलिए नवंबर महीने के पहले मंगलवार को ही मतदान करना तय किया गया। तो आज आपने जाना, एक रोचक बात जानी कि अमेरिका में मंगलवार को ही क्यों चुनाव किया जाता है और इसका कारण क्या था। ऐतिहासिक तौर पर संडे मंडे नहीं, लेकिन केवल ट्यूसडे, यानी कि ना आपको केवल मंगलवार को ही चुनाव हर बार देखेंगे आप। अमेरिका में आने वाले समय में अगला चुनाव भी आप देखेंगे मंगलवार को ही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये खबर भी हमने आपको बताई। चलिए इसी के साथ आज्ञा दीजिए। समय इतनी ही अनुमति देता है आपके साथ संवाद करने की। कल फिर मिलेंगे, नए मुद्दे होंगे, नई बातें होंगी। तब तक मेरे यानी शिवम दत्त मेहता की तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।